नमस्कार। ये तो सच है कि आशिकी इम्तिहान लेती है, लेकिन ऐसा भी क्या इम्तिहान कि आशिक की जान पर बनाए? ये वाक़या जो इस पोएम में आप देखेंगे मेडिवल एजेस का है, लेकिन आप इसे आज भी मेरे साथ एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ एक महबूबा अपने आशिक का ऐसा इम्तिहान लेती है और कि उसकी जान पर बनाती है। उसके बाद क्या होता है? क्या उस आशिक को उस महबूबा के साथ रहना चाहिए? क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए कि उसने इतना बड़ा इम्तिहान लिया, या फिर कुछ और करना चाहिए? आप देखेंगे, एंड में देखेंगे कि आखिर फिर वो आशिक क्या करता है जब महबूबा उसका ऐसा इम्तिहान लेती है, कड़ा इम्तिहान लेती है। अपनी खूबसूरती के घमंड में उसको लगता है कि वो ये प्रूव कर देगी कि उसके ऊपर लोग जान देने को तैयार हैं। तो आशिक उसके इम्तिहान में पास तो होता है, लेकिन बाद में वो रिएक्शन क्या होता है उसका, वो देखने लायक चीज़ है। ये जो पोएम है ली हंट की लिखी हुई है, और ली हंट एक रोमांटिक राइटर है। थोड़ा सा पहले ली हंट के बारे में जान लेते हैं। ये ली हंट की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मतलब ईयर्स हैं दोनों। यानी 1784 में उनका जन्म हुआ और 1859 में उनकी डेथ हुई। और रोमांटिक राइटर, एसेइस्ट, एडिटर, क्रिटिक एंड प्रोलिफिक पोइट। रोमांटिक पीरियड के हैं। ये जो एज है रोमांटिक एज जाना जाता है, 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ रोमांटिक पीरियड के रूप में जाना जाता है। तो वो उस युग के लेखक हैं। एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं, एडिटर हैं, क्रिटिक हैं। प्रोलिफिक पोइट का मतलब जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ रोमांटिक पोइट्स कीट्स, बायरन एंड शेली। तो शेली, कीट्स, बायरन इनके ये कंटेम्प्रेरी हैं, यानी समकालीन हैं। जिस पीरियड में कीट्स, शेली, बायरन हुए हैं उसी पीरियड में ली हंट भी हुए हैं। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आउट स्पोकन एंड इफेक्टिव जर्नलिस्ट इन द एज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप जानते ही हैं कब हुई थी, 1789, है ना। 1789 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो उस पीरियड के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो उनके बीच ली हंट एक जाना माना नाम था, और वो बहुत इफ़ेक्टिव जर्नलिस्ट थे, यानी बहुत प्रभावशाली पत्रकार थे। आउटस्पोकन, जो अपनी बात खुलकर कहते हैं, तो इस प्रकार के वो पत्रकार थे। हंट इज़ रिमेंबर्ड, हंट को याद किया जाता है फॉर हिज विविड डिस्क्रिप्शंस, यानी अपने सजीव वर्णनों के लिए। यानी वो जो लिखते हैं उसको एकदम लाइफ लाइक कर देते हैं। विविड का मतलब होता है कोई चीज़ लाइफ लाइक। अभी ये पोइम भी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे सारी इंसिडेंट्स आपकी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। द लिरिकल क्वालिटी ऑफ हिज वर्ड्स, लिरिकल क्वालिटी है उनकी कविताओं में। डिलाइट इन नेचर, यानी वो प्रकृति का वर्णन करते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है। एंड फॉर हिज मास्टरी ऑफ मूड एंड एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है वो जो क्रिएट करते हैं अपनी पोइम से, अपने लेखन में, उसमें उनको मास्टरी है, यानी महारत हासिल है। सेट अगेंस्ट अ मेडिवल बैकड्रॉप, ये जो घटना है, ये जो पोएम है, उसकी सेटिंग कहाँ है? मेडिवल पीरियड में है। यानी उसकी जो बैकड्रॉप यानी कि पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो मध्ययुगीन है, मध्यकालीन है। वेयर वेलर एंड गैलेंट्री आर प्राइज्ड, जहाँ वेलर होती है बहादुरी, गैलेंट्री भी वही वीरता होती है। तो उसको बहुत मान दिया जाता है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। हंट्स पोएम, तो हंट की जो ये कविता आप पढ़ने जा रहे हैं, द ग्लव एंड द लॉइंस। ग्लव हाथों का दस्ताना होता है, और लॉइंस तो आप जानते हैं शेर होते हैं। तो हाथों का दस्ताना और शेर इज़ अ ह्यूमरस नरेटिव दैट एक्सप्लोर्स द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग प्राइड एंड वेनिटी। तो ये एक ह्यूमरस, यानी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मजाकिया तो नहीं है क्योंकि बात बहुत सीरियस हो जाती है। तो ये जो वर्णन है आप इसका आनंद ले सकते हैं। ह्यूमरस आप इस सेंस में उसको कह सकते हैं। दैट एक्सप्लोर्स द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग प्राइड एंड वेनिटी। प्राइड घमंड होता है, वेनिटी भी घमंड होता है, थोथा घमंड वेनिटी कहलाता है। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर आप इनको अलाउ करते हैं, आप इनको इजाज़त देते हैं बहुत ऊपर तक जाने की, रेदर देन लव, बजाय मोहब्बत के। यानी था तो ये एक मोहब्बत का रिश्ता, एक प्रेमी प्रेमिका हैं, आशिक और महबूबा हैं, लेकिन उनका जो महबूबा है उसका घमंड कितना ख़तरनाक हो सकता है।
टू डिक्टेट वंस एक्शंस, यानी जब आपके, डिक्टेट का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, जब मोहब्बत की बजाय घमंड आपका पथ प्रदर्शन करता है, आप उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार आपके एक्शंस होते हैं, तो कितना डेंजरस हो सकता है। स्पेशली ना रोमांटिक रिलेशनशिप, खासकर जो एक मोहब्बत की रिलेशन है, संबंध है, उसमें ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। हंट सीम्स टू बी मेकिंग अ स्टेटमेंट, ऐसा लगता है कि हंट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात कह रहे हैं अगेंस्ट माने खिलाफ। द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैन एज मैचो क्रीचर्स, कि स्टीरियोटाइप किया जाता है, यानी एक खांचे में फिट कर दिया जाता है मैन माने पुरुषों को, मर्दों को, एज मैचो क्रीचर्स, मैचो माने बहुत मजबूत, दमदार, तो मर्दानगी से भरे हुए प्राणी, उनको टैग लगा दिया जाता है कि भाई अगर आप मर्द हैं, अगर आप किसी के आशिक हैं, तो आपको बहुत बलशाली होना चाहिए। जैसे आप हीरोज़ को देखते हैं ना, साउथ का हीरो खासकर 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को अकेला मार डालता है, कुछ भी कर सकता है वो। मतलब आप रियल लाइफ में नहीं देखते, जैसे सनी देओल हैं, वहाँ पे गदर में उन्होंने नल उखाड़ दिया। गदर 2 में क्या उखाड़ा था, शायद बिजली का खंभा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, देखी तो थी। तो क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है ना? नहीं हो सकता। सनी देओल अपने इंटरव्यूज़ में खुद कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। तो लेकिन उन सारी सीन्स को देखकर, उन सारे दृश्यों को देखकर उम्मीद तो यही की जाती है हर आशिक से, हर जवान मर्द से, कि वो ऐसा कर सकता है। तो वही यहाँ पर इसके खिलाफ, इसी विचार के खिलाफ एक स्टेटमेंट है ये कविता। Who are engaged in a perpetual quest to prove themselves to their lady loves, यानी जो लेडी लव हैं, उनकी महबूबाएं हैं, उनके सामने उनको अपने आप को प्रूव करना होता है, साबित करना होता है कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। तो अब यहाँ उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करता है, हालांकि वो प्रूव करता है, लेकिन दिल पर लग जाती है उसके बाद, और फिर आप एंड में देखेंगे कि होता क्या है। द पोएम इज टू बी रेड एंड एन्जॉयड, तो इस पोएम को आप पढ़ सकते हैं, इसके मज़े ले सकते हैं, फॉर इट्स लिरिसिज्म एंड जेंटल ह्यूमर, यानी इसकी जो लिरिकल क्वालिटी है, ये एक बैलेड टाइप है, इसको गा सकते हैं आप, गाने लायक है, एंड जेंटल ह्यूमर, और हल्का सा इसमें ह्यूमर है, मतलब मजाक आप कह सकते हैं। विदाउट ट्राइंग टू डिस्कवर, यानी आप कोशिश मत करिएगा डिस्कवर करने की, माने कि खोजने की, सेंट्रल मैसेज और मॉरल, कोई भी नैतिक पाठ या कोई संदेश, नैतिक संदेश इस कविता में दिया गया हो, हालांकि है तो, है ना, आप ले सकते हैं मैसेज कि भाई मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान ना लिया जाए, यानी जो महबूबाएं हैं वो मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान ना लें, और महबूब भी ये साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ तो बाई चांस ऐसा हो गया कि उसकी जान बच गई, लेकिन वहाँ जिस ख़तरे में वो चला गया, वहाँ उसकी जान जा भी सकती थी। तो पोइट के इंट्रोडक्शन के बाद और पोइम के इंट्रोडक्शन के बाद अब सीधे हम पोइम पर आते हैं और देखते हैं। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, एंड वन डे एज हिज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। गा सकते हैं आप इस पोइम को। तो राजा फ्रांसिस की बात हो रही है, और वो एक हार्टी किंग, यानी दिलखुश बंदे थे, वो दिलखुश इंसान थे, एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, और जो शाही खेल थे उनसे बहुत उनको मोहब्बत थी, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पसंद करते थे वो शाही खेल को। और शाही खेल क्या था? एंड वन डे एज हिज लॉयंस फॉट, तो शाही खेल में उनके लॉयंस लड़ते थे, एंड वन डे, और एक दिन, एज हिज लॉयंस फॉट, जब उनके शेर लड़ रहे थे, सैट, वो बैठे हुए थे, लुकिंग ऑन द कोर्ट, अपने दरबार को देखते हुए। तो जब जहाँ राजा साहब बैठते थे, वहाँ आसपास उनके दरबारी बैठते थे, दोनों ओर लेफ्ट राइट दरबारियों से घिरे रहते थे वो। तो वो देख रहे थे, खेल चल रहा था, शेर लड़ रहे थे। द नोबल्स फिल द बेंचेस, और जो बेंचेस थीं उनके चारों ओर, उस पर नोबल्स बैठे हुए थे, उनके दरबारी बैठे हुए थे। एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, और वहाँ पर महिलाएं बैठी हुई थीं, ख़वातीन बैठी हुई थीं, इन देयर प्राइड, प्राइड मतलब गर्व होता है, तो खूबसूरत महिलाएं बैठी हुई हैं, तो उनके अंदर प्राइड तो नेचुरली होगा ही। और भद्र महिलाएं हैं, बड़े घरों की महिलाएं हैं, जो नोबल्स हैं, दरबारी हैं, उनके घर की महिलाएं हैं।
तो वो अच्छा, प्राइड के दो मीनिंग होते हैं। जो लॉयंस का ग्रुप होता है उसको भी प्राइड बोलते हैं। तो उधर नीचे लॉयंस लड़ रहे हैं, उनका ग्रुप है, और नीचे लॉयंस लड़ रहे हैं, ऊपर बैठे हैं ये लोग। तो महिलाएं भी अपने उसी गर्व के साथ बैठी हुई हैं। एंड amongst them sat the counselor with one for whom he sighed। और यही वो महबूब है, यही वो बंदा है। और उन्हीं के बीच, एंड amongst them मीन्स उन्हीं के बीच, sat बैठे हुए थे, द काउंसिलर। तो काउंसिलर बैठे हुए थे उन्हीं के बीच, यानी दरबारियों के बीच। और किसके साथ बैठे हुए थे? विद वन, एक उसके साथ, फॉर whom ही साइड, जिसके लिए वो आहें भरा करते थे, जिसको देखकर आहें भरा करते थे, उनके साथ वो बैठे हुए थे। एंड ट्रूली, और सच तो ये है, इट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। इट वॉज अ गैलेंट थिंग, ये बहुत बहादुरी से भरी हुई चीज़ थी। टू सी, देखना, दैट क्राउनिंग शो, वो ऊपर बढ़ता हुआ, क्लाइमैक्स की ओर जाता हुआ शो, खेल जो सामने दिखाई दे रहा था, शेरों की लड़ाई, वो एक क्लाइमैक्स की तरफ जा रही थी। शेर आपस में टकरा रहे थे, गुस्सा आ रहा था शेरों को, तो एक क्लाइमैक्स की तरफ वो लड़ाई जा रही थी। उसको देखना एक बहादुरी भरा काम था। वेलर एंड लव एंड अ किंग अबव, देखिए इंटरनल राइम है, वेलर एंड लव एंड अ किंग अबव। ये एक बैलेड है ना, नरेटिव बैलेड है। तो बैलेड में क्या होता है, अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है और वो गाई जाती है, गाकर सुनाई जाती है। तो ये भी बैलेड है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो वेलर मीन्स बहादुरी, एंड लव और मोहब्बत, बहादुरी और मोहब्बत वहाँ चारों तरफ विराजमान थी, दिख रही थी। एंड अ किंग अबव, और ऊपर कौन था? एक राजा बैठा हुआ था, एक बादशाह बैठा हुआ था। एंड द रॉयल बीस्ट बिलो, और रॉयल शाही बीस्ट जानवर, बिलो नीचे। तो ऊपर वो सारे लोग बैठे हुए हैं, एक ऑडिटोरियम टाइप का है, और नीचे शेर, शाही जानवर यानी शेर लड़ रहे हैं। रैम्ड एंड रोड द लॉयंस, लॉयंस क्या कर रहे हैं? रैम मतलब वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड रोड और दहाड़ रहे हैं द लॉयंस, शेर, विद हॉरिड लाफिंग जॉज। हॉरिड माने टेरिबल, हॉरिबल, भयानक, लाफिंग हैं तो वो गुस्से में, लेकिन जब वो दहाड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके जो जबड़े हैं, जब हम हंसते हैं तो हमारे जबड़े पीछे को चले जाते हैं ना, हमारे लिप्स थोड़े पीछे को चले जाते हैं और हमारे दांत दिखाई देते हैं। तो अब उनके भी दांत दिखाई दे रहे होते हैं जब वो दहाड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तो ली हंट ने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया? लाफिंग जॉज। अब भाई गुस्से में हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, लेकिन ली हंट ने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया वो लाफिंग जॉज। ज़बरदस्त है, इसको मेंशन कीजिएगा जब आप एक्सप्लेन करें। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो डिक्शन है, डिक्शन कहलाता है, यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, किस तरीके के वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं ली हंट ने। तो उसके जॉज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए, लड़ते हुए शेरों के जॉज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए ली हंट ने लाफिंग वर्ड यूज़ किया है। दे बिट, वो काट रहे थे, दे ग्लेयर्ड, वो घूर रहे थे, गेव ब्लोज लाइक बीम्स, और एक दूसरे को ब्लोज माने मार रहे थे, वार कर रहे थे एक दूसरे पर, लाइक बीम्स यानी जैसे किरणें एक दूसरे में घुसी जा रही हों। अ विंड वेंट विद देयर पॉज, अ विंड यानी इतनी तेजी से वो एक दूसरे पर अपने पंजे मार रहे थे, पॉज माने पंजे, कि अ विंड एक हवा, वेंट चल रही थी, विद देयर पॉज उनके पंजों से, इतनी तेजी से मार रहे थे कि हवा चल रही थी उनके पंजों से। विद वेलोइंग माइट एंड स्टिफलेड रोड दे रोल्ड ऑन वन एनदर। वेलो का मतलब होता है लोट लगाना इधर उधर, ना, तो जैसे कीचड़ में लोट लगाते हैं, पानी में लोट लगाते हैं, रोल अबाउट, वेलो का मतलब रोल अबाउट।
तो वो उनकी जो ताकत थी इधर उधर पूरे जो एरेना है, एरेना होता है जहाँ पर ये लड़ते हैं, तो वहाँ वो लोट लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ताकत आजमा रहे हैं। एंड स्टिफलेट, स्टिफल का मतलब होता है दबा देना आवाज़ को। तो उनकी जो दहाड़ है उसको दबा कर, दांती मिसमसा कर, भींच कर, दे रोल्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर लोट लगा रहे हैं, कूद रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। चिल, और वो ऐसा तब तक कर रहे हैं जब तक कि ऑल द पिट, वो सारा गड्ढा, तो नीचे जहाँ पर वो लड़ रहे हैं वो गड्ढा, विद सैंड माने धूल से, मिट्टी से, एंड मेन, मेन क्या होता है, शेर के गर्दन पे बाल होते हैं, लंबे लंबे घने बाल होते हैं। तो वो जो मेन है, वो जो उनके बाल हैं, वॉज इन अ थंडरस स्मोथर, तो वो चारों तरफ भर गया और वो उनको दबाए जा रहा है सब लोगों को। मतलब एक स्मोथर तो वैसे दबाना होता है या गला घोंटना होता है। जब आपने ओथेलो मेरे साथ पढ़ा था, तो ओथेलो में ने जब डेस्डिमोना का मर्डर किया था तो उसमें स्मोथरिंग वर्ड आया है, ही स्मोथर्स डेस्डिमोना। तो स्मोथर तो मतलब सांस दबाने के लिए, सांस रोकने के लिए, मुंह दबाने के लिए, उसके लिए आता है। तो अब वहाँ पर उन लोगों की लड़ाई की वजह से, शेरों की लड़ाई की वजह से, उस गड्ढे में ढेर सारी मिट्टी और उनके बाल टूट टूट कर, सारे उखड़ कर वो भर गए हैं, है ना। तो वहाँ ऐसा आवाज़ें जो आ रही हैं वो थंडरस हैं और वो लोगों का गला घोंट दे रही हैं, दम घोंट दे रही हैं, इतनी भयानक गड़गड़ाहट वहाँ पर हो रही है। फिर आगे देखिए, द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर। द ब्लडी मीन्स खून से सना हुआ, फोम झाग, अबव द बार्स जो सरियाँ लगी हुई हैं, यानी चारों तरफ से सरियों से घिरा हुआ है वो जो गड्ढा है, तो उन सरियों के ऊपर से खून से सना हुआ झाग केम आ रहा था, जिधर ऑडियंस बैठे हुए हैं, विस्किंग थ्रू द एयर, यानी हवा में से फुफकारता हुआ, हवा के साथ उड़ता हुआ, उन सरियों में से होकर, उस जाल में से होकर उनका खून से सना हुआ झाग आ रहा है। सैड फ्रांसिस दैन, सैड बोले फ्रांसिस जो राजा हैं, दैन तब, तो फिर राजा फ्रांसिस बोले, फेथ, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, हाँ अभी तो दिखाई दे रहा होगा, फेथ जेंटलमैन, सच में महानुभावों, वी आर बेटर हियर दैन देयर, हम यहाँ पर बेहतर हैं बजाय वहाँ के, यानी जहाँ शेर लड़ रहे हैं वहाँ हमारे लिए ख़तरा था, है ना, डेंजर था, लेकिन हम तो ऊपर हैं, यहाँ पर हैं, तो यहाँ बेटर हैं, बेहतर हैं, वहाँ होने से हम यहाँ बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ शेर लड़ रहे हैं, धूल आ रही है, झाग उड़ कर आ रहा है खून से सना हुआ, तो वहाँ होने की बजाय हम यहाँ ऊपर हैं, इसलिए हम यहाँ बेहतर महसूस कर रहे हैं, बेहतर हैं। अब ये जो बात बोली सेंट फ्रांसिस, सॉरी किंग फ्रांसिस ने, तो ये अब किसने सुनी? अब देखिए, जिलॉग्स लव, जिलॉग वही काउंट जिलॉग जो बैठा हुआ है राजा के साथ, तो उसकी महबूबा ने जिलॉग्स लव ओवरहर्ड माने चुपके से सुना, द किंग राजा को, यानी राजा ने ये बात बोली कि भाई उधर कितना ख़तरा था और हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हिफाजत से हैं। अब ये बात उसने सुनी महबूबा ने, अ ब्यूटियस लाइवली टेम, एक खूबसूरत, लाइवली माने जीवंतता से भरी हुई, यानी ज़िंदगी से भरी हुई, जिसकी आँखों को देखकर मतलब मुर्दे में जान आ जाए, जिसको देखकर, ऐसी खूबसूरत डैम माने लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, विद स्माइलिंग लिप्स, मुस्कुराते होठों के साथ, एंड शार्प ब्राइट आइज, और तीखी चमकती चमचमाती आँखें उसकी,
विच ऑलवेज सीम्ड द सेम, जो हमेशा ऐसी ही दिखती थी। यानी उसके होंठ हमेशा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए दिखते थे, उसकी आंखों में हमेशा वही चमक होती थी। यहाँ तो सो के जगह तो आंखें धुंधली धुंधली हो जाती हैं, तो लेकिन भाई वो तो बेहद खूबसूरत है, तो उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसकी खूबसूरती हमेशा एक जैसी रहती थी। अब देखिए उसने क्या सोचा। शी थॉट, उसने सोचा, द काउंट, जो काउंट है, माई लवर, मेरा आशिक, मेरा महबूब, इज ब्रेव, बहादुर है, एज ब्रेव कैन बी, और इतना बहादुर है जितना पॉसिबली, संभवतः कोई हो सकता है। यानी जितनी मैक्सिमम ब्रेवरी पॉसिबल है उतना बहादुर मेरा आशिक है। ही श्योरली वुड डू, वो पक्का करेगा, वंडरस थिंग्स, आश्चर्यजनक चीजें, टू शो, दिखाने के लिए, हिज लव, अपनी मोहब्बत, फॉर मी, मेरे लिए, ऑफ मी, मैं उसका मतलब भी मेरे लिए, उसके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत है उसको दिखाने के लिए वो कुछ भी करेगा, आश्चर्यजनक काम करेगा। किंग, लेडीज, लवर्स, राजा, खवातीन, आशिक लोग, ऑल लुक ऑन, सभी देख रहे हैं, यहाँ सभी की नजरें टिकी हुई हैं। द अकेजन इज डिवाइन, ओहो, ये जो अकेजन है, ये जो अवसर है, डिवाइन, दैवी है, यानी बहुत उपयुक्त है इस वक्त ये दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? आई विल ड्रॉप माई ग्लव, मैं अपना दस्ताना गिराऊंगी, टू प्रूव हिज लव, उसकी मोहब्बत को साबित करने के लिए। ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, और कितनी शान मेरी होगी, है ना, मेरी शान और शौकत बढ़ जाएगी ना, कि भाई देखो वो कितनी खूबसूरत है कि उसका दस्ताना उठाने के लिए शेरों के बाड़े में कूद पड़ा बंदा, अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतनी खूबसूरत है वो, उसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, तो मेरा नाम, मेरी शानो शौकत कितनी बढ़ जाएगी। शी ड्रॉप्ड हर ग्लव, उसने गिरा दिया अपना दस्ताना, टू प्रूव हिज लव, फिर से देखिए इंटरनल राइम है, ग्लव लव, उसकी मोहब्बत को साबित करने के लिए, उसकी मोहब्बत का इम्तहान लेने के लिए। Then looked at him, और फिर उसकी तरफ नजर डाली, and smiled, और मुस्कुराई। He bowed, वो झुका, and in a moment, और एक पल में, leaped, कूद गया, among the lions wild, जंगली शेरों के बीच। The leap was quick, छलांग बहुत तेज थी, return was quick, वापसी भी बहुत तेज थी। He has regained his place, उसने वापस अपनी जगह ले ली, यानी जहाँ बैठा हुआ था वापस वहीं आकर बैठ गया, ले आया उसका दस्ताना। Then threw the glove, और फिर उसने वो दस्ताना फेंक दिया। But not with love, लेकिन मोहब्बत के साथ नहीं। Right in the lady's face, ठीक उस औरत के चेहरे पर। बाय गॉड, सच में हे भगवान, भगवान की कसम। सैड फ्रांसिस, राजा फ्रांसिस ने कहा, राइटली डन, बिल्कुल ठीक किया। एंड ही रोज, और वो उठा, फ्रॉम वेयर ही सैट, जहां वो बैठा हुआ था वहां से उठा। नो लव, मोहब्बत नहीं, कोत ही उसने कहा, बट वैनिटी, बल्कि घमंड, वो भी थोथा घमंड। सैट्स लव अ टास्क लाइक दैट, मोहब्बत को ऐसा काम करने के लिए देता है, यानी
जो महबूब है उसको ऐसा काम करने के लिए मोहब्बत तो नहीं देती, घमंड ज़रूर देता है। तो घमंड का ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, उसको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जो उसने किया। और अब मैंने ये किताब थोड़ी सी रंग दी है क्योंकि आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताना है। 3 स्टेंजाज हैं टोटल इस पोएम में, और जो स्टेंजाज की राइम स्कीम है उसको देख लीजिए। ए स्पोर्ट कोर्ट, ये आपस में राइम कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे ए। प्राइड और साइड, तो ये आपस में राइम कर रहे हैं तो जो दूसरा कपलेट आप कह सकते हैं बी। फिर शो और बिलो, तो इसको हम नाम देंगे सी। जॉज ये राइम कर रहा है पॉज के साथ, तो ये हुआ डी। यही तीनों स्टेंजाज में यही राइम स्कीम रिपीट होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ आप लिटरेरी डिवाइसेस देखिए। यहाँ द लेडीज़ इन देयर प्राइड, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप शेरों का होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस कहा जाता है। और यहाँ जो लेडीज़ का ग्रुप है वो भी यहाँ प्राइड बोला है। तो ये शब्दों की बाजीगरी होती है, शब्दों ए प्ले विद वर्ड्स जब होता है तो हम उसको पन भी बोलते हैं। तो शेर कितने ख़तरनाक होते हैं, उनका खेल कितना ख़तरनाक है, वैसे ही यहाँ उस औरत ने कितना ख़तरनाक खेल खेला। तो प्राइड ऑफ लेडीज़ एक तरीके से प्रूव हो गया। ली हंट ने जो वर्ड यूज़ किया लेडीज़ इन देयर प्राइड, तो उसको आगे प्रूव भी किया कि कितना ख़तरनाक खेल इस औरत ने खेला था। फिर देखिए यहाँ रैम्ड एंड रोल्ड, तो आर साउंड रिपीट हो रही है, तो जहाँ एक साउंड रिपीट होती है तो हम उसको एलिटरेशन बोलते हैं, और यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन हुआ। गेव ब्लोज लाइक बीम्स, अच्छा बीम्स के कई मीनिंग होते हैं। जो हम ऊपर वो लगाते हैं ना गाटर, वो बीम कहलाते हैं। लकड़ी के लगे होते हैं सहतीर, वो बीम्स कहलाते हैं। जब हमारा ऊपर लेंटर पड़ता है तो वहाँ भी बीम्स पड़ते हैं। तो और डंडे को भी बीम बोलते हैं, बीम माने किरणें भी होती हैं। तो वो जो एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पंजे मार रहे हैं, तो जैसे डंडे मार रहे हो एक दूसरे को, है ना। तो ये एक सिमिली है, कंपैरिजन है, गेव ब्लोज लाइक बीम्स। फिर देखिए यहाँ अ विंड वेंट विद देयर पॉज, तो वो एक दूसरे को जो पंजे मार रहे हैं इतनी तेज़ी से मार रहे हैं कि एक हवा चल रही है। तो ये एक हाइपरबल हुआ, है ना। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबल में क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, एग्जेजरेशन होता है। तो यहाँ एग्जेजरेशन है, हाइपरबल है फिगर ऑफ स्पीच। विद वेलोइंग, तो फिर से डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, वाह की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ फिर से फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हुआ। अब जब आप आगे बढ़ते हैं और राइम स्कीम वही रहेगी, ये दूसरा स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है, तीसरा स्टेंजा फिर नीचे शुरू होगा। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ हाइपरबल है। द ब्लडी फोम एबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर, है ना। तो उनके खून का झाग, खून से सना हुआ झाग इतना ज़्यादा निकल रहा है कि उड़ता हुआ ऊपर तक आ रहा है, हवा में फैल रहा है ना। तो ये भी एक तरीके से हाइपरबल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड स्टेंजा यहाँ ख़त्म होता है, बी और मी, यहाँ पर ये सेकंड स्टेंजा ख़त्म होता है, थर्ड यहाँ से शुरू होगा। डिवाइन माइन, ये थर्ड स्टेंजा यहाँ से शुरू हो रहा है। और यहाँ फिगर ऑफ स्पीच देखिए, लेडीज़ लवर्स ऑल लोग, तो एल की साउंड रिपीट हो रही है, फिर से यहाँ एलिट्रेशन हुआ। ग्रेट ग्लोरी, जी की साउंड रिपीट हुई, गा की साउंड रिपीट हुई, तो यहाँ फिर से एलिट्रेशन है फिगर ऑफ स्पीच। और ड्रामेटिक एलिमेंट तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ डायलॉग्स हैं, फ्रांसिस के डायलॉग्स हैं, बोल रहे हैं वो बीच बीच में, और एक कहानी आपको सुनाई ही जा रही है, नरेशन भी है, ड्रामा भी है, और ज़बरदस्त ड्रामेटिक एलिमेंट यहाँ हैं। देखिए, द लीव वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक, तेज़ी से वो गया और तेज़ी से वो वापस आया, है ना। ये ड्रामेटिक क्वालिटी है। बाय गॉड सैड फ्रांसिस, राइटली डन, तो ये फिर एक ड्रामेटिक क्वालिटी है, डायलॉग्स हैं। और एक रिक्वेस्ट आपकी अक्सर आती है, वर्क बुक
करवाने की, तो पूरा तो अभी नहीं करवा सकती, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं 10, उनको मैं आपको करवा देती हूँ। पहला देखिए, द रॉयल स्पोर्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू। तो जो पहली लाइन में रॉयल स्पोर्ट की बात कही गई है उसका मतलब क्या है? तो ये जो यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, इसमें से लायंस फाइटिंग ये सही ऑप्शन है कि जो शेर हैं वो लड़ रहे हैं, और वो शेरों की लड़ाई रॉयल स्पोर्ट है, शाही खेल है। तो सी यहाँ आपका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेलर एंड लव, यानी बहादुरी और मोहब्बत, एंड अ किंग अबव, और ऊपर बैठा हुआ एक राजा, द रॉयल बीस बिलो, और शाही जानवर नीचे, हियर रॉयल बीस रेफर्स टू। तो यहाँ रॉयल बीस्ट यानी शाही जानवर किसके लिए रेफर करता है? तो सी यहाँ मेरे हिसाब से सही जवाब है, द फियर्स लॉयंस फाइटिंग, जो भयानक शेर लड़ रहे हैं वो शाही जानवर हैं। फिर देखिए 3rd क्वेश्चन पूछता है, द लेडी ड्रॉप्ड हर ग्लव इनटू द एरेना, यानी उस औरत ने अपना ग्लव गिरा दिया, दस्ताना गिरा दिया एरेना में, यानी जहाँ शेर लड़ रहे थे, वेयर द लॉयंस वर फाइटिंग। तो जो लड़ने की जगह है वो एरेना कहलाती है, मैंने पहले भी पोइम जब पढ़ा रही थी तब भी आपको बताया था। और बिकॉज, तो क्यों उसने गिराया? तो जो यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें सही ऑप्शन है डी, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू गेन माने हासिल करना, फेम यानी अपना नाम, एंड ग्लोरी और शान, बाय शोइंग दिखाकर, शोइंग ऑफ द काउंट्स लव फॉर हर, कि उसको काउंट कितनी मोहब्बत करता है इसका दिखावा करके वो अपने लिए शान, अपना नाम हासिल करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द काउंट जम्प्ड इनटू द एरेना इमीडिएटली टू रिट्रीव द ग्लव बिकॉज, यानी काउंट तुरंत कूद गया एरेना में उसका ग्लव यानी उस महिला का ग्लव वापस लाने के लिए। रिट्रीव माने वापस पाना। डाटा कभी कभी मोबाइल का आपका चला जाता है तो उसको आप रिट्रीव करते हैं ना, तो वापस पाने के लिए रिट्रीव वर्ड यूज़ होता है। तो अब ये यहाँ जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कई बार आपको लगेगा कि बी ज़्यादा सही ऑप्शन है, कि ही लव्ड द लेडी वेरी मच, वो उस औरत को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, टिल दैट पॉइंट, उस वक्त तक, एंड वॉज शिवेलरस, और वीर था। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये ऑप्शन सही है और इसी को मार्क करना चाहिए, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं 4 ऑप्शंस को तो हमें ए सही ज़्यादा लगता है। इससे भी बेहतर जो जवाब है वो ए है, कि ही वॉज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर इंसान था। ये भी सही है कि वो उसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब जब उस औरत ने वो ग्लव गिरा दिया है तो वहाँ वो क्यों कूदा? वो यहाँ इतना ज़्यादा अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए नहीं कूदा है, वो एक बहादुर इंसान है, एंड वुड एक्सेप्ट एनी चैलेंज दैट केम हिज वे, और वो किसी भी चुनौती को बर्दाश्त करेगा, स्वीकार करेगा, किसी भी चुनौती को स्वीकार करेगा जो उसके सामने आती है। तो जो बहादुर बंदा है वो किसी भी चुनौती का सामना करता है, चाहे मारा जाए वहाँ पर, है ना, उसको अब पीठ दिखाकर भागना मंजूर नहीं होता बहादुर इंसान को। तो वो यहाँ अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उतना नहीं कूदा जितना उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कूदा है। तो इसीलिए मैंने ए को मार्क किया और ए ही यहाँ सही जवाब है। हो सकता है आपकी टीचर अलग सोचती हो, तो भाई आपको अपने मार्क्स ना कटवाने हो तो अपने एक बार टीचर से जो आपकी बोले वो कर देना, लेकिन ये ही सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कई बार क्या है स्कूल में टीचर से हो जाती है झड़प। अब तो खैर मैंने कहना छोड़ दिया है, शुरू में 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं टीचर्स को बोलती थी कि भई आपने जो मार्क कराया है वो गलत है, हमारा सही है। फिर क्या टीचर स्टूडेंट्स को जो मतलब बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाता है टीचर्स का, तो इसलिए मैंने तो कहना छोड़ दिया है। तो आप भी अगर मार्क्स की बात करें तो अपनी टीचर की बात मानिएगा, वैसे सही जवाब यही है यहाँ पर। हो सकता है आपकी टीचर बी लगवाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच कमेंट ऑफ द किंग अम्यूज द बिलवेड ऑफ काउंट डिलॉर।
तो कौन सा कमेंट था राजा का जिससे जो बिलवेड थी, जो माशूका थी काउंट डी लॉर की, वो अम्यूज्ड हुई, उसको मतलब हंसी आई, या उसको उसका मनोरंजन हुआ, या मतलब आप कह सकते हैं कि अम्यूज्ड मतलब कि मन ही मन मुस्कुराई, है ना। और उसके उस कथन के, उस स्टेटमेंट के रिएक्शन के तौर पर ही उसने अपना ग्लव गिराया था। तो राजा ने जब कहा, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से सी ऑप्शन सही है, मैंने मार्क किया है। तो राजा ने जब ये कहा कि फेथ जेंटलमैन, ये थोड़ी सी परेशान कर रही है मुझे, फेथ जेंटलमैन, सच में महानुभावों, वी आर बेटर हियर देन देयर, हम यहाँ पर ज़्यादा सही हैं बजाय वहाँ के। तो ये जो कमेंट है, इसको सुनकर उसको लगा लड़की को कि ये राजा डर रहा है शेरों से, है ना, और राजा यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब मैं ये दिखाऊंगी कि देखो मेरे लिए कोई इस शेरों के बाड़े में भी कूद सकता है जहाँ शेर लड़ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था, इसको सुनकर वो जो बिलवेड है काउंट डी लॉर की, वो मन ही मन मुस्कुराई, अम्यूज्ड उसने फील किया। तो सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोइम सजेस्ट टू इट्स रीडर्स दैट, ये कविता अपने पढ़ने वालों को, अपने पाठकों को क्या सुझाव देती है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से डी सही जवाब है कि वन शुड नॉट बी वेन एंड एरोगेंट, व्यक्ति को घमंड से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। वेन मीन्स भी एरोगेंट ही होता है, घमंडी ही होता है। तो व्यक्ति को दंभ से, दंभी घमंडी आप कह सकते हैं, 2 शब्द आप भी यूज़ कर लीजिए, हिंदी में क्या शब्दों की कमी है। तो वेन को आप दंभी बोलिए, एरोगेंट को घमंडी बोलिए, या फिर एरोगेंट को दंभी बोल लीजिए। ऑलमोस्ट सिनोनिमस हैं दोनों वर्ड्स, और दोनों का ही मतलब यह है कि जो दंभ भरता है, घमंड करता है, वेन और एरोगेंट होता है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन रैम्ड एंड रोड। तो ये मैंने आपको मार्क पहले भी करवा दिया। रैम्ड एंड रोड में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिटरेशन है, जहाँ भी साउंड रिपीट होती है वो एलिटरेशन कहलाता है। फिर देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, दे बिट, दे ग्लेयर्ड, दे गेव ब्लोज लाइक बीम्स। तो ये अभी मैंने आपको बताया ही था, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर सिमिली है, कंपैरिजन किया गया है। दे गेव ब्लोज लाइक बीम्स, तो वो ऐसे एक दूसरे पर वार कर रहे थे जैसे डंडे मार रहे हों, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द काउंट डू व्हेन ही रिट्रीव्ड हिज बिलवेड्स ग्लव। तो जब अपनी मशूका का ग्लव, दस्ताना उसने वापस प्राप्त कर लिया, तो काउंट ने क्या किया। तो बी सही जवाब है, थ्रू इट राइट इन हर फेस, सीधा उसके मुंह पर मारा उसको, और सही भी किया। फिर 10th देखिए, द बिलवेड ऑफ काउंट डी लॉर सीम्ड टू बी अट्रैक्टेड टू किंग फ्रांसिस। तो जो माशूका थी, महबूबा थी काउंट डी लॉर की, ऐसा सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि वो अट्रैक्टेड थी, यानी कि आकर्षित थी, टू किंग फ्रांसिस, राजा फ्रांसिस की। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, विजडम, हैंडसम अपीयरेंस, सुपीरियर नॉलेज, तो इन सब से वो आकर्षित नहीं दिख रही है ना, क्योंकि इनका तो वहाँ पर जिक्र भी नहीं है, राजा कितना सुंदर है या उसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना बुद्धिमान है। जो जिक्र है वहाँ पर उसके ग्रेंजियोर का, उसकी शान और शौकत का और वेलर का जिक्र है। तो राजा के अंदर ये 2 क्वालिटी थी, राजा की शान तो वैसे भी होती है, बादशाह किस बात का जब उसकी शान नहीं हो। तो राजा की शान और शौकत और उसकी बहादुरी की तरफ वो अट्रैक्टेड थी। अब वो ये साबित करना चाहती थी कि एक बहादुर इंसान मेरे पास भी है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है, और वो राजा की शान की तरह अपनी भी शान दिखाना चाहती थी, है ना। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो डी को मार्क करेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मुझे जब वक्त मिलेगा तो आपके बाकी क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।